नॉर्मल कर दिया जाता है कि आप जितनी टेंशन बाहर से लेके आए उसको रिमूव कीजिए। सेंस कैसा होना चाहिए? जी, ड्रेसिंग इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इंटरव्यू में चेयरपर्सन और मेंबर्स बैठते हैं सर, क्या वो सभी केंद्रीय विद्यालय से होते हैं या वो किसी और इंस्टीट्यूशन से बुलाए जाते हैं? कोई बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या कोई इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं जानता वो अपने आंसर हिंदी में दे रहा है? आप बायोडाटा नहीं भर रहे हैं, आप एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं अपने लिए। अपनी टोन को छुपाइए वहां जाके। सर क्या पॉसिबल टोन छुपाना है? आप अपने को मानिए कि हम उस लिस्ट में हैं, हम सेलेक्ट होने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू बी सिलेक्टेड। सर की आने शुरू हो चुकी हैं, कैंडिडेट्स को उनके नंबर पता चलने शुरू हो चुके हैं। तो इस 1.5 से 2 महीने के टाइम के बीच में कैंडिडेट अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए? देखिए कि इतना भी खौफनाक माहौल नहीं होता उसके अंदर। बिल्कुल खुशनुमा माहौल होता है, आपको सेलेक्ट करने के लिए बुलाया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदित्य द ड्रीमर। अब तक आपने यूट्यूब में बहुत से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू देखे होंगे, वो अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि उन्होंने कैसे इंटरव्यू क्रैक किया। बट अब तक आपने कभी भी किसी ऐसी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू नहीं देखा होगा जो ये इंटरव्यू आपका लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे आज के एक खास मेहमान श्री SD मिश्रा सर के बारे में। सर ने कई इंटरव्यू पैनल के चेयरपर्सन रह चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सीनियर प्रिंसिपल रह चुके हैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर, और कई बोर्ड्स के मेंबर रह चुके हैं इंटरव्यू के। आज के वीडियो को या आज के इस पूरे प्रोग्राम को करने के पीछे हमारा जो एम था वो ये था ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आखिर एक इंटरव्यूअर आपको किस बेस पे मार्क्स देता है, किस पैरामीटर्स पे आपको चेक करता है, वो किस तरीके से आपको जांचने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप एक रियल मटेरियल है टीचर बनने के या नहीं है। इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हमने अपने क्वेश्चंस तैयार किए हैं। हमने वही सेम क्वेश्चन सर से पूछे हैं जो आप में से बहुत से कैंडिडेट ने हमें भेजे थे कि सर आखिर इस चीज़ को कैसे चेक किया जाता है वहाँ पे। इन सब चीज़ों को आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। वीडियो थोड़ी लंबी आ सकती है आज की, रीज़न है जो कि सारे क्वेश्चन और सारे पैरामीटर कवर करने थे हमें इसके अंदर। और अगर बाई चांस आप में से किसी को लगता है कि नहीं मेरा क्वेश्चन या मेरे को अब भी कुछ डाउट है, तो आप हमें कमेंट्स डालिए, हम कमेंट्स के थ्रू आपको उसका जवाब देंगे। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो इस वीडियो का मल्टीपल टाइम्स देखिएगा, क्योंकि यही सेम चीज़ आपके साथ इंटरव्यू रूम के अंदर होने वाली है, रियल इंटरव्यू रूम के अंदर। ये जस्ट एक इंटरव्यू मान के मत छोड़ दीजिएगा इसको, ये रियल आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जब आप रियल इंटरव्यू रूम के अंदर जाएंगे। तो चलिए विलम्ब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। वेलकम है सर आपका हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम में। सर सेशन की स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन के साथ करना चाहूँगा कि सर आखिर ये जो टीचिंग के एग्ज़ाम में जो इंटरव्यू है सर, ये इंटरव्यू की प्रोसेस क्या है और ये इंटरव्यू किस लिए है सर, इसका क्या रोल है? एक्चुअली जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसका टेस्ट तो रिटन टेस्ट में हो जाता है, लेकिन हमें किस काम के लिए टीचर को रखना है, किस लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए रखना है, तो हम एक यह इंटरव्यू लेते हैं कि उसमें क्या टीचर उसकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, बॉडी लैंग्वेज ठीक है, और सबसे जो मुख्य बात है कि बच्चों के लेवल पे उतर करके वो बच्चों को जो नॉलेज दे रहा है, जो उसको बच्चों को समझा रहा है, वो पहुंच रहा है कि नहीं। जैसे वाटर लेवल है, वाटर लेवल अगर सेम है तो इजीली फ्लो होता है, थोड़ा सा ग्रेडियंट उसमें रहेगा तो और बढ़िया से फ्लो होगा। लेकिन अगर बहुत ऊंचा लेवल कर दिया जाए, बहुत तेज़ी से पानी गिरेगा और वो बच्चों के समझ में नहीं पहुंच पाएगा, और नीचे रहेगा तो सवाल ही नहीं उठता, तो पानी ऊपर जा ही नहीं सकता। तो जो इंटरव्यू हम लेते हैं तो मुख्य रूप से इस बात का पता लगाने के लिए, इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि जो हमारे पास जो टीचर आ रहे हैं, जो हमको जिनको सेलेक्ट करना है, क्या वो बच्चों के लेवल में उतर कर बच्चों तक ज्ञान पहुँचा पा रहे हैं कि नहीं पहुँचा पा रहे हैं, जिससे बच्चे उसको अच्छी तरह से समझ सकें। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो ये होगा सर, जब भी कोई कैंडिडेट आता है रूम के अंदर तो बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं कि ऐसे करना वैसे करना। सर एक रियल कैंडिडेट के लिए रूम में जो एंट्री कर रहा है या वो आने के बाद बोर्ड मेंबर को ग्रीट्स कर रहा है, सर वो तरीका कैसे होना चाहिए? जी हाँ, इसके बारे में कैंडिडेट को पहले से ही पता होना चाहिए कि जनरली ये होता है कि जब इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है तो पहले ही कैंडिडेट्स के लिए एक अलग रूम बनाया जाता है, जहाँ पे सभी कैंडिडेट्स की अटेंडेंस ली जाती है और बारी बारी से उनको इंटरव्यू बोर्ड में आने के लिए इजाज़त मिलती है। इजाज़त तो पहले से मिल जाती है,
लेकिन जब कैंडिडेट रूम के अंदर जहाँ बोर्ड बैठे होते हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उनके पास जाने के लिए धीरे से उनको रूम पे रुकना होता है और हल्के से एंट्री लेने के पहले पुनः एक परमिशन, आप जैसे भी चाहते हैं, मे आई कम इन सर, या सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो हल्का सा आप झुक करके उनकी परमिशन ज़रूर लीजिए। और जैसे ही वो नॉट करते हैं या आपको परमिशन देते हैं, आप अपने लिए जो प्रदर्शित, जो वहाँ निर्धारित सीट है उसकी तरफ बढ़ जाइए। फिर वहाँ सीट पे जाने पर तुरंत आपको बैठना नहीं होता है, आप बोर्ड चेयरमैन या मेंबर्स का इशारे का इंतज़ार कीजिए, वो तुरंत आपको इशारा करेंगे और आप अपनी सीट पे बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ जाइए। उसमें बिना किसी घबराहट के, बिना किसी उथल पुथल के, एकदम बिल्कुल शांति के साथ आप अपने सीट पे बैठ जाइए और इंटरव्यू बोर्ड को देखते रहिए। जी सर, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जब कैंडिडेट आ रहा है तो सर वो अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे बोर्ड मेंबर्स को, और वो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर किन टॉपिक्स को टच करे, क्योंकि ओवरऑल इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ होना चाहिए। जी जी जी। तो वो किन टॉपिक्स को करे और वो उसके अंदर किस चीज़ को साथ में रखे अपने इंट्रोडक्शन में? देखिए, सबसे मुख्य बात है, जब इंटरव्यू बोर्ड जो बैठते हैं वो उनकी इच्छा के ऊपर होता है कि इंटरव्यू किस तरह से, कहाँ से शुरू किया जाए। जनरली जो हम लोगों ने किया है और देखा है कि मेंबर्स ये कहते हैं या चेयरमैन पहले शुरू करते हैं और ये बोलते हैं कि कैंडिडेट्स को कि आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या अपने बारे में आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो संक्षिप्त परिचय में संक्षिप्त ही होना चाहिए। ये कैंडिडेट के नाम से लेकर शुरू होकर के, कहाँ से उसकी स्कूलिंग हुई है, कहाँ पे उन्होंने कुछ काम किया है, एक्सपीरियंस कहाँ से लिया है, और किस चीज़ में उनकी कुछ विशेष योग्यता है, जैसे स्पोर्ट्स गेम्स में है या कभी लिटरेचर में विशेष, कभी कोई डिबेट कंपटीशन में अपना कोई स्थान अर्जित किया है, या जैसे भी कोई विशेष योग्यता है या जो विशेष अनुभव है जो अब तक उन्होंने प्राप्त किया है, इस सबका संक्षिप्त उल्लेख करते हुए बोर्ड को बताना होता है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या जब एक कैंडिडेट इंटरव्यू बोर्ड के सामने आता है तो इंटरव्यू बोर्ड कैसे रिएक्ट करता है? सर, या तो एकदम से स्टार्ट कर देता है क्वेश्चन, या वो समझते हैं कि नहीं, इसको पहले मैं नॉर्मल करूँ तब मैं इसको स्टार्ट करूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि इंटरव्यू जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट सब्जेक्ट पे न आकर के कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं आपसे संबंधित जिसमें आप खूब कंफर्टेबल महसूस करें, आपके परिवार के संबंध में, या आप कहाँ को बिलोंग करते हैं उसके संबंध में, कहाँ से आपने स्कूलिंग की वहाँ से, या जहाँ जहाँ जिन स्थानों पे आप रहे हैं कहीं उसके विशेष कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के बारे में। तो कैंडिडेट्स को इस तरह से सामान्य प्रश्न करके उनको एक परिवार मेंबर की तरह से उस तरह का माहौल देते हैं इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स, जैसे कि आप एकदम बिल्कुल बिना किसी घबराहट के उनके प्रश्नों का उत्तर दें, और वो जो जानना चाह रहे हैं वो आप उनको बिना किसी हेजिटेशन के उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये कि उनको नॉर्मल कर दिया जाता है कि आप जितनी टेंशन बाहर से लेके आए उसको रिमूव कीजिए और बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए यहाँ पे। नॉर्मल कंडीशन में आप अपना प्रस्तुत करें। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ड्रेसिंग के ऊपर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है, मतलब बाहर कि ड्रेसिंग में ऐसा होना चाहिए। सर, ड्रेसिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इंटरव्यूअर जो आ रहा है उसकी ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए? जी जी जी, ड्रेसिंग इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, और जनरली कैंडिडेट्स जो अच्छा नहीं जान पाते हैं वो नया ड्रेस बनवाते हैं, कुछ और जो कभी नहीं पहने होते हैं वो पहनते हैं। ये सब बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो यूजुअल जो ड्रेस पहनते हैं वो पहनिए। आप जैसे टाई नहीं लगाते हैं तो टाई उस दिन बिल्कुल मत लगा के जाइए, क्योंकि टाई लगाने में फिर आप अनकम्फर्टेबल रहेंगे। जो ड्रेस आप रोज़ाना पहनते हैं वो आप उसको पहन के जाइए। हाँ, ये अवश्य है कि ड्रेस जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, वेल प्रेस्ड हों, और एक आपको बिल्कुल जो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो उस ड्रेस पहनने पर बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल फील हो, जिससे कि आपको कोई टेंशन वहाँ ना हो। बेसिकली सर, ड्रेस के लिए इसलिए भी क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि एक टीचर जो होता है वो बच्चों के लिए आदर्श होते हैं स्कूल में जी। तो टीचिंग की जो एक टीचर की ड्रेस सेंस होती है वो बहुत कुछ बता देती है उनके बारे में। तो कहीं ना कहीं जो आज आप इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, कल के दिन बच्चे भी यही करने वाले हैं। बिल्कुल 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 नहीं, ड्रेस तो बिल्कुल साधारण रहना चाहिए, और एक टीचर लाइक ड्रेस होना चाहिए जो रोज़ आप पहनते हैं। एक शिक्षक का, बच्चे बहुत अपना तमाम मीडिया में भी देखते हैं कि राधा कृष्णन कैसे रहे, अबुल कलाम आज़ाद कैसे रहे,
ये फिर आपके जो और भी शिक्षाविद रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये सब ड्रेस बिल्कुल साधारण हो लेकिन साफ़ सुथरा हो और टीचर लाइक ड्रेस हो, जो बच्चे आपको आदर्श अपना शिक्षक मान सकें। तो इसमें कोई बहुत विशेष ड्रेस नहीं है, कोई ड्रेस निर्धारित नहीं है, तो आप साधारण ड्रेस पहनिए और साफ़ सुथरा हो, बढ़िया हो। सर अगला क्वेश्चन इसमें ये रहेगा कि आफ्टर रिटर्न ये एक इंटरव्यू टेस्ट है जी। इसी इंटरव्यू टेस्ट को सर पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। जी। सर फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे है, और दूसरा सर इस टेस्ट के अंदर, पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर बॉडी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? देखिए, रिटन टेस्ट के बाद ये पर्सनालिटी या इंटरव्यू टेस्ट बहुत ही विशेष होता है, ख़ास तौर से टीचिंग फैकल्टी के लिए, कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह से, आप किस तरह से चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बच्चों से बात करते हैं। बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में अकड़न या टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल पोज में आप बच्चों से बात कीजिए, और जो है बिना किसी भय के और बिना किसी घबराहट के आप अपनी बात प्रस्तुत कीजिए। जो आपका टीचिंग होना चाहिए बिना किसी घबराहट और कन्फ्यूजन के होना चाहिए, और बिल्कुल जैसे नेचुरल बातचीत जो अपने परिवार में आप करते हैं, उसी तरह से बच्चों को भी एक परिवार समझ करके उनके साथ बहुत मृदुलता के साथ जो है आप अपना बातचीत करके, या जैसे जिस भी माध्यम से नर्वसनेस नहीं हो, उसमें बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी हो, बच्चे आपको खूब बढ़िया से समझें, तो आप उसमें आप अपना शिक्षण कार्य करिए और बिल्कुल प्रभावित होगा और आप सफल रहेंगे। तो मतलब बॉडी लैंग्वेज अच्छा खासा रोल प्ले करती है एकदम। हाँ, वो बहुत बड़ा रोल करता है। सर एक और क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन है कि सर जो इंटरव्यू में चेयरपर्सन और मेंबर्स बैठते हैं, सर क्या वो सभी केंद्रीय विद्यालय से होते हैं या वो किसी और इंस्टीट्यूशन से बुलाए जाते हैं? देखिए, उसमें ये बोर्ड मेंबर्स के ऊपर है, या बोर्ड के जो संस्था है केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऊपर है, कि वहाँ के रीजनल ऑफिसर्स या प्रिंसिपल्स को भी अपना वो चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स ले सकते हैं। बाकी हायर सब्जेक्ट्स के लिए तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बाहर से भी लिए जा सकते हैं, डिग्री कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, या हमारे प्रिंसिपल्स में भी जो उस सब्जेक्ट के जो ज्ञाता हैं। तो इस तरह से कोई इसमें निश्चित नहीं रहता है। बोर्ड के मेंबर्स जो है तो केंद्रीय विद्यालय के भी हो सकते हैं और बाहर से भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, और उसमें ऐसी कोई निश्चितता नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय से ही हो, बाहर से भी मेंबर्स होते हैं और सब मिलकर काम करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा आपसे कि जैसे पहले क्या हुआ करता था सर, टीचिंग का जो केवी का इंटरव्यू हुआ करता था, इसके अंदर जो कैंडिडेट हुआ था, मतलब 60 मार्क्स के अंदर कहीं अलग से ये डिफाइन नहीं करते थे कि ये टीचिंग के स्किल के मार्क्स हैं या इंटरव्यू के मार्क्स हैं, बट अब मेंशन कर दिया है कि 30 नंबर जो होंगे उनका टीचिंग स्किल्स चेक होगा। जी। तो सर एक जो पैनल बैठता है वहाँ पे, सर वो कैसे जज करता है टीचिंग स्किल्स को एक टीचर के? देखिए, मुख्य चीज़ है तो जैसे कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आता है, वहीं से उसके आने से ही शुरू हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज है, चलना है, बैठना है, उठना है, यहीं से ही स्टार्ट होता है। और जो विशेष जो ध्यान रखा जाता है उसके कम्युनिकेशन स्किल पे, कैसे वो शिक्षक बोलता है, बच्चों तक पहुंचता है, बच्चे समझ पाते हैं कि नहीं है, उसकी आवाज़ ऑडिबल है, मतलब सुनने योग्य है कि नहीं है, उतार चढ़ाव है कि नहीं है। तो मेन चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। और जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको डिफरेंट स्किल्स के माध्यम से कैसे बच्चों तक पहुंचाता है, इस चीज़ की परख की जाती है इंटरव्यू बोर्ड में। अब तमाम तरीके हैं उसमें, जैसे आप प्ले वे मेथड से पढ़ाते हैं, कोई चीज़ शुरू करते हैं, कहानियाँ कह के पढ़ाते हैं, या उसको गेम खेल करके, या जैसे ही प्ले वे अभी हमने कहा उस मेथड से पढ़ाते हैं, या बच्चों से क्वेश्चन करके कोई चीज़ निकलवाते हैं। बच्चों के पास जो जानकारी है, तो डिफरेंट तरीके जो उसके अपनाए गए हैं, जो शिक्षण पद्धति में हैं, उसको अप्लाई करके शिक्षक कैसे उस जो कंटेंट है उसको बच्चों तक पहुंचाता है। तो इसी चीज़ की परख करने के लिए इंटरव्यू की जाती है। और इसी के लिए से जो ब्लैक बोर्ड पे टेस्टिंग कराई जाती है, इसी के अंदर पाटा जाता है कि वो किस ईज के साथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर ये रहेगा कि एक बताया जाता है कि बहुत से इंटरव्यूज के साथ या तो उनसे कोई गाना गाने के लिए बोला जाता है या उनसे कोई पोएम गाने के लिए बोला जाता है। तो सर इस कंटेक्स्ट में आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं इसी चीज़ को इन कंटेक्स्ट लूँ कि गाना और पोएम को, तो ये एक पीआरटी जो टीचर्स हैं उनके इंटरव्यू में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? जी हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, जो ये है बच्चों के लिए,
जनरली बच्चे जो हैं गाना सुनना या खेल खेलना, ये सब चीज़ बच्चों को प्यारा होता है, बहुत पसंद होता है। तो जो पसंद की चीज़ होती है उसके माध्यम से अगर शिक्षा दी जाए तो बहुत अच्छी तरह से बच्चे ग्रहण करते हैं। तो म्यूजिकल टोन में कोई चीज़ है, पोएम, मैडम या सर जो भी हैं बच्चों को सुनाते हैं तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं। खेल खेल के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है उसको भी बड़े बच्चे चाव से जो है तो ग्रहण करते हैं। और जो टोन है, जैसे कविता का है, रेसिटेशन करते हैं, तो उसमें जो उतार है, चढ़ाव है, कैसे उसमें फ्रीक्वेंसी कैसे रखी जाती है, इस सब का जब ध्यान करके और शिक्षक जो है बच्चों तक पहुंचाता है तो बच्चे बड़े आसानी से, खासतौर से प्राइमरी सेक्शन के बच्चे एकदम तन्मयता से उसको सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। ये बहुत लाभप्रद शिक्षा है प्लेवे मेथड से पढ़ाने की। तो इसी वजह से इंटरव्यू के अंदर जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको गाने गाएंगे। जी हाँ, अगर उनको खुद को आएगा तभी तो बच्चों को सिखा पाएंगे। तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट ये रहता है जब आप इंटरव्यू में अगर जा रहे हैं और आपने कोई पोएम वगैरह याद की है तो उस पोएम के एक्शंस जो है उन पे ध्यान दीजिए। जी, ताकि हो सकता है एक बच्चा आपकी लैंग्वेज को ना समझ रहा हो बट आपके एक्शंस को समझ रहा हो। जैसे मान लीजिए कहीं डिफरेंट एरिया के बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा इंग्लिश भी नहीं जानते, हिंदी भी नहीं जानते और कोई लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छा जानते हैं, तो जब आप एक्शन के साथ कोई चीज़ उनको समझाएंगे तो भाषा के माध्यम से नहीं लेकिन एक्शन के माध्यम से वो बच्चे उस सब्जेक्ट को समझ जाएंगे। सर यही पार्ट अगर मैं रखूं टीजीटी और पीजीटी के लिए, जी, उसमें भी लैंग्वेजेस होती हैं, जी, तो वहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट रहेगा सर उनका पोएम या कोई सॉन्ग का? देखिए, लैंग्वेज जो है तो हमेशा अपनी ज़्यादा जो है तो इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, बाइलिंगुअल में होना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ कि उसमें जो पोएम है या कोई लिटरेचर है तो उसको उसी रूप में पढ़ना चाहिए, उसी रूप में गाना चाहिए पोएम को लयबद्ध तरीके से, तभी वो बच्चे जो है उसको ग्रहण करेंगे और तभी अच्छा लगेगा। जो चीज़ अच्छा लगेगा वो समझ में आएगा। तो बेसिकली ये कि जो पीजीटी या टीजीटी हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए जा रहे हैं, जी हाँ, वो एटलीस्ट पोएम तो अपना रखें। पोएम बढ़िया तैयार होना चाहिए, ग्रामर भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से। और जो हायर एजुकेशन के लिए है, पीजीटी है, उसमें तो सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ, आप स्ट्रेंथ के साथ उसको वहाँ डिलीवरेट कीजिए। लेकिन उसमें भी आपको जो माध्यम है क्वेश्चन मेथड से और भी इंडक्शन मेथड से जो वहाँ पे लेसन को दिया जाता है तो ज़्यादा ग्राह्य होता है, बच्चों को समझ में आता है। ओके सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी कि सर इंटरव्यू के दौरान जो कैंडिडेट है उसकी आई कांटेक्ट पैनल के साथ, हाँ, या उसका अटकना या एक ही चीज़ को बार बार दोहराना क्या मैसेज देता है सर पैनल को? देखिए, जैसे इंटरव्यू बोर्ड की तरफ आप मुखातिब होते हैं तो उनकी तरफ देखते रहिए, उसमें से कोई एक मेंबर जो प्रश्न आपकी तरफ पूछ रहा है उसकी तरफ देखिए, या आपका आई टू आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए। कभी भी आप अपने मुंह को घुमाइए मत, छिपाइए मत, अवॉइड मत करिए इंटरव्यू बोर्ड से। और दूसरी चीज़ कि इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स भी आपको जानना चाहते हैं कि आप जो हमारे प्रश्न हैं उनको आप ठीक से बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर कर रहे हैं। तो और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या नहीं आ रहा है तो आप स्पष्ट रूप से बता दें कि हमें पूरी इसकी जानकारी नहीं है। उसमें हिचकने की ज़रूरत नहीं है, या कोई चीज़ गलत कोई चीज़ जानते हैं उस पर दृढ़ रहने की ज़रूरत नहीं है, सही है। और जो चीज़ जानते हैं उसको बहुत ही कॉन्फिडेंटली स्ट्रेंथ के साथ उनको बताइए तो आपको फ़ायदा करेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जब कोई कैंडिडेट आता है तो उसको चेक करने के आपके पैरामीटर्स क्या होते हैं सर किसी कैंडिडेट को? और सर दूसरा चीज़ कि जो पैनल चाहता है कि हम इसके अंदर से ये नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आप लोग कैसे करते हैं सर? जी, हमारे इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड 1 या 2 मेंबर होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं। फिर उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, एक जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसकी जानकारी, या एक खेल कूद, मतलब जो विभिन्न मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, वो डिफरेंट गुण के होते हैं। और वो चाहते हैं कि कैंडिडेट में कौन कौन से गुण हैं जिनका उपयोग वो अपने टीचिंग के दौरान या बच्चों को पढ़ाने के दौरान करेगा। तो मेंबर्स की यही कोशिश होती है कि वो अधिक से अधिक गुण जो हैं कैंडिडेट्स के अंदर से उसकी जानकारी प्राप्त करें और फिर वैसे ही उनको सेलेक्ट करें। सबसे मेन चीज़ है कि कैंडिडेट्स को आज के ज़माने में ऑलराउंडर होना चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ उसको जनरल इंग्लिश का ज्ञान, जनरल नॉलेज का ज्ञान, रीजनिंग
और हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा पता नहीं किस क्षेत्र से आ रहा है, उसके मन में क्या भावनाएं हैं। और आज के बच्चे बड़े जिज्ञासु होते, विभिन्न तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो अगर टीचर को जानकारी है सभी क्षेत्र में तो बच्चों को अधिक से अधिक संतुष्ट करेगा और उनका टीचर शिक्षण कार्य जो है वो सफल होगा। सर इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि जैसे कोई कैंडिडेट आया तो उस आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आंसर दे रहा है, सर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है बोर्ड के ऊपर कि जब उसका करंट या जीएस का क्वेश्चन गलत होगा या फिर उसके सब्जेक्ट का क्वेश्चन गलत होगा, तो वो क्या मैसेज देगा बोर्ड को? देखिए, कैंडिडेट को बिल्कुल ये मान लेना चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ कि विश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर, और बिल्कुल जिसको कहते हैं नर्वसनेस बिल्कुल नहीं हो, घबराए नहीं। कोई जीएस या कोई भी विषय का, सब्जेक्ट का जो प्रश्न है, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी प्रश्न कैंडिडेट को आता हो। एक प्रश्न अगर गलत हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं है, वह तुरंत ही अपने मानसिकता को बदले और दूसरे प्रश्न के लिए और स्ट्रेंथ के साथ तैयार हो और वो बढ़िया जवाब दे, और यह मान ले अपने मन में कि हमसे जो प्रश्न एक नहीं आया वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है और कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब हर के पास नहीं होता, सबके पास नहीं है। लेकिन दूसरा प्रश्न पूछा जाए उसके लिए वो तैयार रहे और मानसिक रूप से दिखाए कि घबराने वाला नहीं है और उसको जानकारी भी है, दूसरे प्रश्न में उसको कवर करता है, फिर आगे और बढ़ता है और दूसरे उत्साह के साथ बढ़ता है। जैसे आपको बताएं, कभी कभी दो टीमें खेलती हैं, फुटबॉल या हॉकी की जो भी है, एक टीम जो है बहुत आगे ज़्यादा लीड बढ़ा ली होती है, 2-0 से आगे है, उसका उत्साह बड़ा है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा कुछ होता है दूसरी टीम में इतना ज़्यादा उत्साह आ जाता है, सेल्फ स्ट्रेंथ आ जाती है कि दूसरी वाली टीम वो आगे हो जाती है और पीछे वाली जो आगे थी वो पीछे हो जाती है। तो इसलिए एक प्रश्न के गड़बड़ होने से कोई मतलब बुरा नहीं होता है, आप अगले प्रश्न में तैयार हुई और उसे अच्छा कीजिए। देखिए, एक्चुअली इस इंटरव्यू का जो मेन रीज़न था ना करने का, वो इन्हीं सब चीज़ों को बाहर निकालना था कि कुछ लोगों के मन में ये होता है कि मैं इंटरव्यू में गया, मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया तो शायद से मैं पूरा इंटरव्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर के साथ ये इंटरव्यू करने का हमारा मेन रीजन ही ये था कि जो मिथ्स आपके माइंड में चलती हैं कि इंटरव्यू खराब हो गया क्वेश्चन पे या नहीं हुआ, वो इसी वजह से कुछ क्लियर करना चाहते थे हम। क्योंकि सर बहुत से मैसेज भी आते हैं कि सर गलत हो गया तो क्या करेंगे, इंटरव्यू स्पॉइल हो जाएगा। ये तो और अच्छी बात है, कोई प्रश्न गलत हुआ और उसके बाद अपने स्ट्रेंथ से ऐसे आप खड़े हुए, उसे बहुत बढ़िया प्रश्न का उत्तर देने लगे, कॉम्पैक्ट दिखता है। हाँ, तो आपको किसी बैड सिचुएशन में किस तरह से निकल करके अच्छी सिचुएशन में आने की आदत है, हो सकता है पॉजिटिव है, आप प्लस पॉइंट ही बन जाए। जी, इससे डरने की जरूरत नहीं है किसी गलत क्वेश्चन के लिए। सर इसी में एक और चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि अच्छा सर, एक वो हमारा क्वेश्चन छूट गया कि सर अगर बाई चांस सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन है वो गलत होता है तो सर क्या होगा? देखिए, सब्जेक्ट तो इसमें भी वही है कि आपको हर चीज़, हर कॉर्नर की जानकारी नहीं है, लेकिन एक गलत हो गया तो कोई उसमें घबराने की बात नहीं है, दूसरे के लिए तैयार रहिए। और अगर कई प्रश्न गलत होते हैं इसका मतलब कि आपको वास्तव में कुछ उसमें अभी कमी रह गई और आप दूसरे इंटरव्यू के लिए तैयार कीजिए, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि दूसरा प्रश्न उससे बढ़िया हो। मतलब गलती होना बड़ी बात नहीं है। हाँ, गलती के बाद डाउन जाना गलत स्वाभाविक है, लेकिन दूसरी बार, अगली बार के लिए आप या दूसरा प्रश्न जब पूछा जाए तो और बढ़िया से तैयार होकर के कोलैप्स मत हुई है वहाँ पे उस टाइम कि मेरे से क्वेश्चन गलत, घबराने की जरूरत नहीं। जी जी, और ओवर कॉन्फिडेंट होकर भी नहीं दिखाना। नहीं, अगर आप ये सोचते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड से हमको ज़्यादा अच्छी जानकारी है तो इसको वहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जितना प्रश्न पूछा जाए टू दी पॉइंट दीजिए, और जो बोर्ड के मेंबर्स जिस तरह से आंसर चाहते हैं उस तरह का उसमें जवाब देना चाहिए। सर इंटरव्यू के अंदर सर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी? मतलब कोई बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या कोई इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं जानता वो अपने आंसर हिंदी में दे रहा है, तो ये क्या चीज़ सर, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं इंटरव्यू पे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, नॉलेज तो, लैंग्वेज की नॉलेज तो अच्छी होनी ही चाहिए, फिर भी अगर आप ज़रूरत पड़ती है तो मिक्स लैंग्वेज में, जैसे कभी कभी साइंस के वर्ड्स या मैथ्स के वर्ड्स जो है इंग्लिश में होते हैं, आप इंटरव्यू बोर्ड आपसे हिंदी में प्रश्न कर रहा है तो उसको आप हिंदी इंग्लिश मिक्स भी कर सकते हैं। और लेकिन जो जानकारी है उसको स्पष्ट रूप से कहिए, उसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं करता है, लेकिन जो जानकारी वो स्पष्ट रूप से हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज या मिक्स लैंग्वेज में आप दीजिए। सर जैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जैसे इंटरव्यू से पहले आपने मुझे अपना जो एक्सपीरियंस बताया था सर इंटरव्यू का, प्लीज़ अगर आप वो बताएं तो सर एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा सबको। देखिए, इंटरव्यू बोर्ड जो है पहले कैंडिडेट को नॉर्मलाइज करता है। कैंडिडेट क्योंकि घबरा करके या घबराहट में जाता है, वहाँ अपीयर होता है, सोचता है कि हमसे बहुत कठिन प्रश्न पूछा जा रहा है या कुछ ऐसी चीज़ है,
तो आपको बताएं कि वो जो बोर्ड है वो बहुत ऐसे साधारण प्रश्न करता है जो आपके परिवार से संबंधित या आपके एजुकेशन से संबंधित या आपके जो जहां आप रहते हैं वहां से संबंधित होता है, जिससे कि आपको ये समझ में आता है कि ये हमारे परिवार की तरह से है और आप अपने असली बात बताने को तैयार होते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ कि जब मैं कलकत्ता इंटरव्यू में गया अपने पीजीटी के, तो हमसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है मिश्रा जी, हमने कहा श्रीधर मिश्रा। तो कैंडिडेट जो बोर्ड मेंबर थे, चेयरमैन अपने खुद, उन्होंने कहा कि मिस्टर मिश्रा इट इज़ श्रीधर मिश्रा, इसी धौर मिश्रा, बंगला टोन लिए हुए। तो हमने कहा नहीं नहीं सर, इट इज़ श्रीधर मिश्रा, बहुत ईजी टोन में। तो इसका बड़ा अच्छा प्रभाव हुआ और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट गया कि जो भी हमें है वो। और दूसरी चीज़ की उन्होंने पूछा कि आपके जो नंबर हैं वो बीएड में बड़े कम हैं, शैक्षिक योग्यता आपकी बड़ी अच्छी है। तो हमने कहा कि सर ये मैंने जो टीचिंग प्रोफेशन चुना सिर्फ पास होने के लिए चुना, कोई बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट से हमारा वो नहीं था, तो इसीलिए हमारे इसमें नंबर कम है। लेकिन जो हमें सब्जेक्ट में है अधिक रुचि है और पढ़ाने में हमारी रुचि है। तो जो भी स्पष्ट हो स्पष्ट रूप से बताइए, बोर्ड मेंबर उससे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। देखिए, जितना आप अपने आप को वहाँ पे सिंपल लेके जाने वाले हैं, जैसे सर ने बताया, सर से क्वेश्चन पूछा तो सर ने बड़े सिंपल वे में बता दिया कि नहीं देखो मेरे बीएड में नंबर कम थे और मैंने उसको सिर्फ पास होने के लिए किया। जी। तो सर ने कहीं ना कहीं अपनी एक ट्रूनेस दिखाई है वहाँ पे, और क्लियरिटी, स्पष्टता जो है उसमें मुख्य काम करती है। और वहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज देती है इंडिविजुअल के बारे में। आप में देखिए कमी सब में कुछ ना कुछ होती है, ठीक है, फर्क इतना है कि या तो आप उसको छुपाने में लगेंगे वहाँ पे, या फिर आप सहजता से उसको बता दीजिए कि हाँ सर ये चीज ऐसी है। जी। तो वो एक अच्छा मैसेज जाएगा पैनल के पास कि हाँ ये ट्रू मटेरियल है हमारे लिए। किसी चीज की कमी है तो उसको फिर आप दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर छुपाएंगे तो ये आपकी एक गलतफहमी होगी। और इसी वजह से वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को बिठाया जाता है जो आपको 1 सेकंड में पकड़ लेंगे इन चीजों के ऊपर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर, जैसे बहुत से कैंडिडेट होते हैं उनकी पर्सनल अचीवमेंट बहुत होती हैं, और जो फॉर्म भराया जाएगा वहाँ पे उनका, उस फॉर्म में भी पर्सनल अचीवमेंट का कॉलम होता है। तो क्या पर्सनल अचीवमेंट वहाँ पे फॉर्म में डालना नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नहीं, जो आपके पास अचीवमेंट है उसको आप दिखाइए, बताइए कि हमारे पास है, और उसके बारे में आप इंटरव्यू से पहले उसके बारे में कुछ सोच करके भी जाइए, हमसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी तैयारी भी रखिए। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज देगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या कोई और चीज़ में भी आपकी जानकारी अच्छी है, जो उस संस्थान के लिए, शिक्षण संस्थान के लिए फ़ायदा होगा, बच्चों के लिए फ़ायदा होगा, या आपके पर्सनालिटी के लिए खुद ही फ़ायदा तो है ही है। रीज़न क्या है? देखो, इस क्वेश्चन का पूछने का रीज़न ये है कि बाय चांस आपने अपने अचीवमेंट में लिखा कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ क्रिकेट का, है ना, और या मैंने यहाँ पे या इस लेवल पे मैंने ये मेडल लिया हुआ है किसी गेम के अंदर। आप इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं, आप अपना अचीवमेंट में उसको दिखा रहे हैं, और जब आपसे कोई क्वेश्चन उस रिलेटेड पूछा गया तो फिर आप अगर आंसर नहीं दे पाते हैं तो वो गलत मैसेज देगा। तो जो अचीवमेंट है उसकी खुद प्रिपरेशन करके जाइए। हाँ, उसके बारे में जानकारी करंट अफेयर्स में, या करंट जो आपका गेम्स है या कोई डिबेट है या कोई चीज़ है उसके बारे में ज़रूर, करंटली क्या है उसके बारे में न्यूज़, उसको ज़रूर जान के जाइए। इंपॉर्टेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इंटरव्यू के अंदर जैसे आप अपना बायोडाटा भरते हैं, तो आप ये मान के चलिए आप बायोडाटा नहीं भर रहे हैं, आप एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं अपने लिए, अपनी जानकारी दे रहे हैं, आप खुद क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं उनको कि आप मेरे से क्या क्या पूछिए। और फिर अगर आप उसी जो आपके लिखे हुए क्वेश्चंस को ही आप आंसर नहीं कर पाएंगे तो वो आपके लिए गलत हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी। इसलिए उसके बारे में तैयारी पूरी रखें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा सर बैकग्राउंड के ऊपर कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है हमसे कि सर कुछ बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ इंग्लिश बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किसी की लैंग्वेज हरियाणा टोन की है, किसी की बंगाल टोन की है। सर एक ये गलत मैसेज मतलब जाता है लोगों के पास, पता नहीं कहाँ से जाता है, कि अपनी टोन को छुपाइए वहाँ जाके। सर क्या पॉसिबल टोन छुपाना या टोन छुपाना ये सही है वहाँ पे? नहीं, एक तो है कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएं तो किसी चीज़ को छुपाइए मत, क्योंकि छुपाने में आपका एक दिमाग एक तरफ चला जाएगा तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं होगा। आप अपने नेचुरल फ्लो में जैसे रहिए, जिस टोन में है उस टोन में रहिए। और दूसरी चीज़ की बाइलिंगुअल तो आपको बढ़िया होना ही चाहिए, हिंदी इंग्लिश। बाकी लोकल लैंग्वेज में अगर आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है तो उसके बारे में स्पष्ट बताइए, और ऐसा कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है? देखिए बाई चांस जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनकी हरियाणा टोन है ना, वो इंटरव्यू में जा रहे हैं, भले वो इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं या हिंदी में आंसर दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी टोन उसके अंदर रिफ्लेक्ट होती है, टोन पता चल जाती है। बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि अपनी टोन छुपाइए, टोन छुपाने की जरूरत नहीं है। देखिए आप नेचुरल जो भी है आप
क्योंकि लोकल लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। स्पष्ट रहिए उसमें। आपसे अगर लोकल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा तो आप लोकल लैंग्वेज में आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है उसमें कोई बोर्ड मेंबर्स लोकल लैंग्वेज के जानकार हो तो आपको उसमें पूछेंगे। वो यही देखना चाहते हो कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज जिसको बोल रहे हैं उसकी भी नॉलेज है या नहीं। हाँ, उसको आपने छोड़ दिया है अभी है। सही बात है सर। इसी के साथ एक क्वेश्चन रहेगा सर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्पेशली पीआरटीज के लिए। जी जी। एनी के से जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन के लर्नर है सर। जी जी। ना हिंदी पूरी तरह आती है ना इंग्लिश पूरी तरह आती है। जो टीचर सेलेक्ट हो रहे हैं पीआरटी के, उनको आप सेलेक्ट कर रहे हैं या उनको आप चेक कर रहे हैं पैनल इंटरव्यू के अंदर, तो सर आप किस तरीके से उनको ये मतलब एक चैलेंज होगा आपके लिए सिलेक्ट करना कि जब वहाँ पे एक बच्चा ना इंग्लिश अच्छी तरह जाना ना हिंदी अच्छी तरह जाना, जी जी, तो वो क्या पैरामीटर्स होंगे सर सिलेक्ट करने के उनको? देखिए, ये एक बड़ी समस्या होती है। जो बच्चे हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज बढ़िया से नहीं जानते हैं, तो उनके शिक्षण के लिए, उनको पढ़ाने के लिए आपको एक्टिविटी मेथड मेन लेना पड़ेगा। जब एक्टिविटी मेथड से कहते हैं कि वो जो एक्टिविटी जब आप करते हैं तो वो एक संकेत होता है, तो आप एक्टिविटी से उनको प्ले वे मेथड से, गेम्स के मेथड से या जिस भी माध्यम से उनको क्रिया करके बताइए, तो क्रिया करते हुए वो समझ जाएंगे कि इसका अर्थ ये है और वो समझ लेंगे आसानी से। तो मेन चीज़ है उनको स्ट्रक्चरल और एक्टिविटी मेथड से पढ़ाइए, तो बच्चे जो वो कमजोरी है लैंग्वेज की वो ख़त्म हो जाती है और बच्चों को चीज़ समझ में आएगी। एक्चुअली इस क्वेश्चन को पीछे मतलब पूछने के पीछे मेन रीज़न क्या था, ये समझाना था आप लोगों को। जैसे एक कैंडिडेट है वो बाई चांस उड़ीसा पोस्टिंग जाता है, उड़ीसा पोस्टिंग जाने के बाद फर्स्ट क्लास उनको पढ़ाने के लिए मिलती है, और फर्स्ट क्लास में बच्चा जो आ रहा है वो सिर्फ उड़िया लैंग्वेज जानता है, वो हिंदी नहीं जानता, इंग्लिश नहीं जानता। आपने उसको पढ़ाना है और समझाना है और अपनी बात को कन्वे करना है, और इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए जो आपका इंटरव्यू होता है, तो वो आपसे देखना चाहते हैं कि आप अपने हाव भाव से, अपनी एक्टिविटी से कैसे बच्चों को समझा पा रहे हैं अपनी बात को। हाँ बिल्कुल, एक्टिविटी मेथड जब आप लेंगे तो ये सब चीज़ें जो हैं उसमें छुप जाएंगी। और जैसे बात आपको एक बच्चे को एप्पल पढ़ाना है, तो एप्पल का अगर आप उसको फिगर दिखा देंगे तो वो समझ जाएगा, अपने लैंग्वेज में समझेगा और समझेगा कि इसको एप्पल कहते हैं। तो आपको बताने की ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर एक क्वेश्चन है मेरा, इमोशनल ब्रस्ट आउट से है, क्योंकि किसी ने पूछा है मेरे से। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे उनका इंटरव्यू पहले हो चुका है एक बार, जी। और उनके माइंड में ये डाउट था कि क्या इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन ये था सर कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जब इंटरव्यू में जाते हैं, प्रेशर होता है, टेंशन होता है, फर्स्ट टाइम गए हैं, और हो सकता है वो किसी क्वेश्चन के अंदर ब्रेक डाउन कर जाए या वो रो पड़े वहाँ पे। जी जी जी। तो सर क्या रोना किसी का इंटरव्यू स्पॉइलर बन सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। देखिए, रोना वहाँ पे तो जनरली नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि आप जो बोर्ड मेंबर्स हैं या कोई ऐसा प्रश्न आपसे करते हैं, जैसे मान लीजिए फैमिली रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, और बाई चांस आपके पिताजी अगर नहीं है तो उस वक्त कैंडिडेट सेंटिमेंटल होकर रो पड़ता है, तो ये पॉजिटिव जाता है, बल्कि कैंडिडेट को बल्कि समझाते भी हैं कि नहीं सॉरी, ये ऐसा प्रश्न हमको नहीं पूछना चाहिए था। या कभी कभी ऐसा होता है कि कैंडिडेट जो है तो या तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, या वो ज़्यादा जो है तो कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है, तो उसमें ब्रेक डाउन होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी चीज़, अगर सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है और बार बार प्रश्न आपका गलत होता है और आप रोते हैं, तो फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो लेकिन कोई रोना ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, आप उसको वहाँ से जल्दी से निकल करके और फिर तुरंत तैयार कीजिए, इंटरव्यू बढ़िया होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप रो पड़े तो वहाँ पे कुछ नहीं, मतलब आप गड़बड़ करके, हो सकता है आपका इमोशन नहीं कंट्रोल हुआ उस टाइम, लेकिन इतना याद रखिए उस इमोशन का कंट्रोल होना इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपके जो आंसर्स होंगे वो कंटिन्यू रहने चाहिए। तुरंत उसमें से आप निकल करके बाहर आइए और अपना उत्तर आगे बढ़ाइए। सर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फियर बना रखा है इंटरव्यू का, सर इससे कैंडिडेट कैसे ओवरकम करे? देखिए, इंटरव्यू जो कभी ख़राब होता है, बच्चे ये कैंडिडेट्स कहते हैं कि नहीं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसमें ज़्यादातर इंटरव्यू ख़राब फियर की वजह से होता है। अगर आप, क्योंकि जो होना है वो होगा, आज पास जो नॉलेज है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए कि मेरे पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको हम जहाँ वहाँ जा कर के ठीक से बताएंगे, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। और बिल्कुल एकदम घबराहट को बाहर रख दीजिए, कॉन्फिडेंस को अंदर रखिए और जाइए बोर्ड को फेस करिए, और बिल्कुल निर्भीकता से आप उत्तर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेलेक्ट होंगे। मतलब इतना डर जाएगा वो आप डर को बाहर रख सकता है, खराब कर सकता है वो। सर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किसी कैंडिडेट का सर
इंटरव्यू स्पॉइलर मोमेंट क्या है या फिर उसका ऐसा मोमेंट क्या है जो वो प्रूव कर देता है कि यही ट्रू मटेरियल है? देखिए, मेन चीज़ है जो घबराहट को और फियर को बाहर रख देता है वो समझिए विजेता है। विजेता है। और जो उसको लेके जाता है, अवॉइड नहीं कर पाता है, वो समझिए वो लूजर है। लूजर है। इसलिए विश्वास के साथ, आत्मबल के साथ और पॉजिटिव होकर जाइए कि हम सेलेक्ट होने जा रहे हैं। इस भावना के साथ जाइए तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सही बात है। देखिए, आप लगभग 20 से 22 साल पढ़ाई करते हैं। हाँ। उस 20 से 22 साल पढ़ाई को जांचने का मौका मात्र 3 घंटे में मिलता है एग्जाम के रिटर्न में। जी जी जी। और उस पूरी 15 से 20 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है या जो आपने सीखा है ना, उसको दिखाने का मौका मात्र आधे घंटे में मिलता है। और उसी आधे घंटे में अगर आप डर को साथ लेके जा रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएगा। आप विश्वास रखिए और पॉजिटिव रहिए कि हम सेलेक्ट होने जा रहे हैं। अपने ऊपर भरोसा रख के जाइए कि मैं कर लूंगा आराम से। ऐसा नहीं है सर। इसी के साथ ये क्वेश्चन रिलेट करेगा। जैसे बहुत से क्वेश्चन मतलब लोगों को लगता है कि इंटरव्यू में जो पैनल बैठा हुआ है वो रिजेक्शन के लिए बैठा हुआ है, मतलब वो जस्ट रिजेक्ट करके कुछ बच्चों को ले लेंगे या फिर वो सिलेक्शन के लिए। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। वो सिलेक्शन के लिए बैठे हैं। और दूसरी चीज़ कि वो कैंडिडेट्स को चुनते हैं। तो आप अपने को मानिए कि हम उस लिस्ट में हैं, हम सेलेक्ट होने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू बी सेलेक्टेड। तो आपका सिलेक्शन होगा और आप उसमें बिल्कुल आपका नंबर आएगा। मतलब ये है कि निगेटिव सोचने की जो इंटरव्यू पैनल है वो आपका एनिमी नहीं है। जी 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 जी। वो आपका फ्रेंड है। बट आप एक चीज मान के चलिए, फ्रेंड और एनिमी का डिफरेंस ये नहीं होता जो आपकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं वो आपके फ्रेंड हो गए, जो नहीं है वो आपके एनिमी हो गए। इंटरव्यू पैनल एक बहुत सीनियर पैनल होता है सर, जो आपकी तरफ ज्यादा एक्सप्रेशन देते नहीं है। तो आपको यही मान के चलना है ये मेरे सब फ्रेंड है और मैं नॉर्मल वे में ही सबको कंप्लीट आपको सेलेक्ट करने के लिए ही बुला रहे हैं। ये आप समझ के जाइए। वो अपॉर्चुनिटी आप अपने कारणों से मत खराब कीजिए। रिजेक्ट करने होने नहीं जा रहे हैं कि हमारा नहीं होगा, हमारा होगा इसलिए हम जा रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन इस पूरे इंटरव्यू का ये रहेगा सर, जैसे अभी आंसर्स की आने शुरू हो चुकी हैं, कैंडिडेट्स को उनके नंबर पता चलने शुरू हो चुके हैं, तो अब से लेके और इंटरव्यू कॉल तक सर लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम है। तो इस 1.5 से 2 महीने के टाइम के बीच में कैंडिडेट अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए? देखिए, पहले आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको और स्ट्रांग कीजिए। बिल्कुल माइन्यूट पॉइंट्स को आपको सब्जेक्ट के बारे में पढ़ के जाइए। दूसरी चीज़ कि करंट अफेयर्स जो हैं उसमें आप रहिए, अपडेट रहिए बिल्कुल, जो घटनाएं हो रही हैं और पूरे अपने भारत में और जो अन्य जगहों पे, मतलब नेशनल इंटरनेशनल दोनों चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। और कोशिश कीजिए जो आपसे बड़े लोग हैं उनके साथ बैठ के बात कीजिए, या 1-2 बार मॉक इंटरव्यू अगर आप अरेंज कर लेते हैं, करवा लेते हैं, तो ये भी आपको फ़ायदा करेगा। तो उसकी प्रैक्टिस करके जाइए और हमेशा कांटेक्ट में बने रहिए सब्जेक्ट के। मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से कि हमारी पूरी कोशिश है आपको इंटरव्यू के बारे में, या इंटरव्यू के सब्जेक्ट वाइज भी हम पूरा इंटरव्यू कवर करेंगे। आपका हर चीज़ के बारे में हम आपको डिटेल नॉलेज देंगे, ताकि ये जो माइंड में इंटरव्यू का फ्यूर है या इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, फियर खत्म हो जाए और आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। इसी वजह से हमारा हर वीडियोस को लाने का या सर्च के साथ इंटरेक्ट होने का मेन रीजन यही था कि आपके माइंड में जो भी डाउट्स चल रहे हैं वो सब खत्म और आपका सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म हो। सर इसी के साथ मैं आज का इंटरव्यू अपना कंप्लीट करूंगा सर, प्लीज। और सर थैंक्स आपका। नहीं, आपको भी धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। इतनी अग्रिम शुभकामनाएं। पक्का सर। इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इतनी इंपॉर्टेंट जो वहाँ पे प्रोसीजर्स होते हैं वो बताया, ताकि सबको ये समझ में आ चुका होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना भी खौफनाक माहौल नहीं होता उसके अंदर। बिल्कुल खुशनुमा माहौल होता है, आपको सेलेक्ट करने के लिए बुलाया जाता है। तो सर प्लीज थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।